हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टरलाइजेशन टेक्निक। माइक्रोबायोलॉजी का सब्जेक्ट है ये। इस सब्जेक्ट में हम देखने वाले हैं, वैसे तो बेसिकली हम लॉन्ग क्वेश्चन पे ध्यान दे रहे हैं क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स पास में आ गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। वैसे मैंने ये बहुत इजी नोट्स बनाए हैं क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम है इसलिए, और इसको मैं अच्छे से टाइप नहीं कर पाई हूँ, मेरे पास टाइम नहीं था, उसमें काफ़ी टाइम लग रहा था और लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम भी था। तो मैंने ऐसे ही सिंपली कॉपी पे ही नोट्स बना दिए हैं जिस पे आज हम स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन का टॉपिक क्लियर कर देंगे बहुत इजी लैंग्वेज में। और बैठ के मैंने बहुत टाइम लगाया इसको बनाने में। तो स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक स्टरलाइजेशन का। स्टरलाइजेशन में सबसे पहले जब भी ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हम जब भी ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो हमें स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि अगर डिफरेंस पता हो तो डेफिनेशन हम खुद से भी लिख कर आ जाएंगे। तो बेसिकली अगर स्टार्ट करें हम स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के बारे में, तो स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में डिफरेंस क्या है कि स्टरलाइजेशन में वैसे तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं इसमें। पर कौन कौन से उसमें है, बेसिकली हम 5 चीज़ों पे उस पर ध्यान देते हैं: बैक्टीरिया, वायरस, फंगल और पैरासाइट। उसके अलावा अगर कोई आता है तो स्पोर पे डिपेंड करता है डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन में हम जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस और कौन हो गया आपका पैरासाइट, फंगल और स्पोर, ये सभी को किल कर देते हैं। जब जिस इन्फेक्शन में हम स्पोर को किल नहीं कर पाते हैं और उसमें पूरी तरीके से 100% हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल नहीं हो पाता है, उसमें नंबर रिड्यूस हो जाता है, उनकी क्वांटिटी कम हो जाती है, अमाउंट कम हो जाता है, कुछ परसेंट किल होते भी हैं बट स्टरलाइजेशन की तरह नहीं होते और उसमें स्पोर्स को हम ख़त्म नहीं कर पाते हैं। तो सबसे बेसिक दोनों में डिफरेंस यही है कि स्टरलाइजेशन में हम 100% माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं, स्पोर्स को भी मार देते हैं, जबकि डिसइंफेक्शन के थ्रू हम पूरे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जितने भी टाइप के हमने देखे अभी, उसमें से हम किसी को भी अच्छे से किल नहीं कर पाते, कुछ परसेंट ही किल होते हैं और स्पोर्स भी बचे रह जाते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है स्टरलाइजेशन का: स्टरलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एन आर्टिकल्स इज मेड फ्री ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एदर इन द वेजिटेटिव और स्पोर फॉर्म। वेजिटेटिव जो हो गया ग्रोथ, उनकी जो बैक्टीरिया डिवीज़न कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, वो फॉर्म हो गया। और स्पोर्स उनकी स्टार्टिंग की फेज़ हो गया, जैसे हम बोलते हैं कि बैक्टीरियाज के जो माइक्रोजिप्स हैं उसके अंडे छोटे छोटे, तो अगर उनको ख़त्म कर दे, पूरी तरीके से जो ख़त्म कर देता है, उस मेथड को हम, उस प्रोसेस को हम स्टरलाइजेशन कहते हैं। तो स्टरलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी आर्टिकल्स हो, कोई भी जिसको भी हम स्टरलाइज कर रहे हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स हो, उसमें जितने भी ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एदर इन द वेजिटेटिव और स्पोर फॉर्म, किसी भी फॉर्म में हो, हम पूरी तरीके से फ्री कर देते हैं उस आर्टिकल्स को। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है कि पूरी तरीके से ख़त्म कर देना। डिसइंफेक्शन क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल पैथोजेंस और ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इन्फेक्शन बट नॉट नेसेसरली स्पोर। डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल पैथोजेंस, हम इसमें पैथोजेंस क्या होते हैं? जो डिजीज कॉज करते हैं। पैथोजेंस किसको कहते हैं? वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज कॉज करते हैं। तो अगर सभी उस ऑर्गेनिजम्स को हम ख़त्म कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, किल करते हैं, तो उसे हम इन्फेक्शन करते हैं, बट डिसइंफेक्शन कहते हैं, बट नॉट नेसेसरली स्पोर्स, पर इसमें हम स्पोर्स को किल नहीं कर पाते। ऑल ऑर्गेनिजम्स में नॉट बी किल बट द नंबर इज reduced टू अ लेवल दैट इज़ नो लॉन्गर हार्मफुल टू हेल्थ। इसमें हम नंबर्स को कम कर देते हैं, उनकी क्वांटिटी कम कर देते हैं, उनके लेवल को कम कर देते हैं, ताकि ये हमारे हेल्थ के लिए ज़्यादा हार्मफुल ना हो सके। तो डिसइंफेक्शन इज़ नॉट स्पोरिसाइडल। स्पोरिसाइडल कहने का मतलब, स्पोरिसाइडल मीन्स ये है आपका कि ये स्पोर्स को ख़त्म नहीं करता। तो बेसिकली अगर आपको ये दो डिफरेंस पता है तो स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन का डेफिनेशन हम बहुत ईजिली लिख सकते हैं। आप अगर कुछ नहीं भी पता है तो बस इतना लिखो: स्टरलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच किल ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल्सो स्पोर्स, और उसमें आप बस इसमें बट नॉट स्पोर्स लगा करके आप इस डेफिनेशन को भी लिख सकते हो। तो ईजी तरीका है, आप लोग इस डेफिनेशन को आराम से लिख देना। आगे देखते हैं हम डिसइंफेक्शन में। इसमें जो मैंने दो लिखा है, इसमें से कोई भी आप डेफिनेशन के लिए लिख सकते हो, जो लाइन आपको अच्छा लगे। एक और वर्ड आता है बार बार, एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं? ये केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं विच कैन सेफली बी अप्लाइड टू लिविंग टिश्यू एंड आर यूज टू प्रिवेंट इन्फेक्शन बाय इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। डिसइंफेक्शन में कुछ परसेंट हम किल कर पा रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को,
स्टरलाइजेशन में हम 100% किल कर रहे थे, बट एंटीसेप्टिक में क्या होता है, एंटीसेप्टिक इनहिबिट कर देता है। इनहिबिट करने का मतलब क्या है, बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देता है। अगर जब भी हम हाथ पे हैंड पे अप्लाई करते हैं हैंड वॉश के लिए, हैंड स्क्रब के लिए, तो उस पर एंटीसेप्टिक्स का यूज़ क्या होता है स्क्रबिंग के टाइम पे, कि जब भी हम हैंड पे यूज़ लगाते हैं तो उनका ग्रोथ, उनका डिवीज़न का जो प्रोसेस है वो रुक जाता है, उसकी माइक्रोजिम वो इनहिबिट कर देता है ग्रोथ को, जिसकी वजह से उनका नंबर बढ़ नहीं पाता, उनकी क्वांटिटी बढ़ नहीं पाती, डिक्रीज़ होने लग जाती है। तो एंटीसेप्टिक्स एक केमिकल डिसइंफेक्टेंट है जिसको हम सेफली अप्लाई कर सकते हैं लिविंग टिश्यू पे। ये ज़्यादा हमारे स्किन के लिए हार्मफुल नहीं होता। यूज़ किस लिए करते हैं, यूज़ टू प्रिवेंट इन्फेक्शन बाय इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो। आपको ये टर्म पता होना चाहिए, इनहिबिटिंग बहुत ज़रूरी है। इनहिबिटिंग वर्ड से डिफरेंस तीनों में पता लगेगा। उसमें हम 100% किल कर रहे हैं, स्टरलाइजेशन में डिसइंफेक्शन में नंबर रिड्यूस कर रहे हैं, कुछ परसेंट किल कर पा रहे हैं बट स्पोर्स को नहीं मार पा रहे हैं। एंटीसेप्टिक्स में क्या करेंगे, हम माइक्रो ऑर्गेनिम्स के ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, जब हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का बात आता है तो हमें मेथड्स को एक्सप्लेन करना होता है। इसमें मैंने बहुत ईजिली एक्सप्लेन किया है ऑल मेथड्स को, और छोटे छोटे शॉर्ट पे, ताकि आपको भी याद रखने में ईजी रहेगा। तो सबसे पहले हमने एक बार हम रिपीट करते जाएंगे ताकि याद होते जाए हमें साथ में। स्टरलाइजेशन डिसइंफेक्शन में सबसे पहले हमने स्टरलाइजेशन का डेफिनेशन देखा। स्टरलाइजेशन के डेफिनेशन में क्या था कि हम 100% माइक्रो ऑर्गेनिम्स को मार रहे हैं, स्पोर्स भी खत्म हो रहे हैं, चाहे वो वेजिटेटिव फॉर्म में हो चाहे स्पोर फॉर्म में हो। तो स्टरलाइजेशन इज ऑल कंप्लीट माइक्रो एब्सेंस ऑफ ऑल कंप्लीट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। डिसइंफेक्शन में क्या हो रहा है, डिसइंफेक्शन में हम क्वांटिटी नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्वांटिटी को रिड्यूस कर रहे हैं, उनके अमाउंट को कम कर रहे हैं, और कुछ परसेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो किल भी हो जाते हैं, बट इसमें स्पोर्स किल नहीं हो पाते। तो और तीसरा हमारा क्या वर्ड था, एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक में क्या था, ये केमिकल एजेंट्स है जिसको हम सेफली अपने लिविंग टिश्यू पे अप्लाई कर सकते हैं टू प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। और इसमें बेसिकली हमें क्या रखना है, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, ये वर्ड याद रहना चाहिए। मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन, मेनली मेथड दो होते हैं, फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। केमिकल मेथड जो है वो हम डिसइंफेक्शन में भी वही पढ़ेंगे, और दूसरा मेथड जो है स्टरलाइजेशन का वो केमिकल मेथड है। तो हमारा क्या है अब मेथड्स है स्टरलाइजेशन का। मेथड्स में क्या है, दो मेथड है, फिजिकल एंड केमिकल। तो फिजिकल में यहाँ पे मैंने लिखा है जो जो मेथड्स हम पढ़ेंगे। फिजिकल में पहला है हमारा सनलाइट, हीट बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक मिनट, फिजिकल मेथड में सनलाइट नेचुरल है हमारा, नेचुरल स्टरलाइजेशन के लिए नेचुरल स्टरलाइज्ड करता है ये। हीट बहुत इंपॉर्टेंट है, हीट को हम अच्छे से पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा फिल्ट्रेशन, रेडिएशन, ओजोन, ये आपके फिजिकल मेथड में आते हैं। केमिकल मेथड में क्या है, जिसमें हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं, अल्कोहल, एल्डिहाइड्स, फिनोल्स, हेलोजन्स, सॉल्ट्स, डाइज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, सरफेस एक्टिव एजेंट्स। तो इसमें से हम बेसिकली जो जो इम्पोर्टेंट है वो हम देखेंगे और उस मेथड को फिर एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल मेथड में। फिजिकल मेथड में आप सनलाइट का खुद से भी लिख सकते हैं कि ये नेचुरली हम घर पे भी जो भी कंबल होता है, ब्लैंकेट हो गया, मैट्रेस हो गया, ये हम धूप में डाल देते हैं ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो किल हो जाता है। जो सनलाइट आता है वो हमारा एक नेचुरल स्टरलाइजेशन मेथड का एक टाइप है। तो सनलाइट का आप खुद से भी लिख सकते हो कि सनलाइट हम यूज़ करते हैं किल द बैक्टीरिया, और जो भी है प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। एग्जाम्पल आप लिख देना, ब्लैंकेट, क्लोथ्स, बेड पेन, इसको भी हम धूप वगैरह में रखते हैं। फिजिकल मेथड में सबसे पहला मेथड हम देखेंगे हीट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड टू स्टरलाइजिंग वेरियस आर्टिकल्स। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है हीट, और ये ज़्यादातर हॉस्पिटल में इस मेथड को ही यूज़ किया जाता है। तो हीट बेसिकली दो है आपके, ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट में रेड हीट, फ्लेमिंग, इंसिनरेशन, हॉट एयर ओवन, और मॉइस्ट हीट में हम देखेंगे, मैंने इसको इजी बनाने के लिए टेम्परेचर्स के अकॉर्डिंग है, ताकि अगर आपको मॉइस्ट हीट में कम से कम एक दो मेथड भी याद रहे तो आप एक्सप्लेन कर सको। तो अगर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, अगर 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाते हैं तो उसमें आपका आ जाएगा पॉस्चुराइजेशन, इंस्पिशेशन, एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएंगे तो बॉइलिंग,
टिंडलाइजेशन, स्टीम स्टरलाइजेशन और 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाते हैं तो हमारा ऑटोक्लेव मेथड आता है। तो हीट क्या है, हीट सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है स्टरलाइजेशन का, जो कि दो टाइप का है, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट में हमारा कौन कौन सा है, रेड हीट, फ्लेमिंग, इंसिनरेशन, हॉट एयर ओवन। और मॉइस्ट हीट में हमने 3 रखा है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड अबोव 100 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले हम ड्राई हीट स्टार्ट करेंगे। ड्राई हीट में हमारा आता है रेड हीट। रेड हीट नॉर्मली, अब इसको याद करने का आपको बस नाम पता होना चाहिए। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, आप बेसिकली अपने घर पे भी, या हम कई बार जो मेटल्स वाले चीज़ होते हैं उसको क्या करते हैं, जलाते हैं, और जब तक वो रेड ना हो जाए तब तक हम हटाते नहीं, जैसे ही रेड होता है हम छोड़ देते हैं। तो वैसे ही कुछ इनको ये जो इनऑक्यूलेटिंग वायर्स हैं, लूप्स हैं, टिप्स ऑफ फोर्सेप्स हैं, नीडल्स हैं, इनको स्टरलाइज करने के लिए फ्लेम के ऊपर हम उसको तब तक रखते हैं जब तक वो रेड ना हो जाए। रेड होने के इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो सारे उतने टाइम में किल हो जाते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स आर हेल्ड इन द फ्लेम ऑफ अ बर्नसन बर्नर, जहाँ से हम जला रहे हैं, टिल दे बिकम रेड हॉट, वी आर एज्यूमिंग इट इज़ स्टरलाइट। जैसे ही हमें दिखता है कि ये रेड हो गया, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट जो है वो स्टरलाइट हो गया है। तो उस ऑब्जेक्ट को फ्लेम के ऊपर हमें तब तक पकड़ के रखना है जब तक वो रेड ना हो जाए, और जैसे ही हमें दिखेगा कि रेड हो गया, इसका मतलब वो इंस्ट्रूमेंट्स, वो ऑब्जेक्ट जो है वो स्टरलाइट हो चुका है। इसका एग्जांपल आपको क्या रखना है, इन ऑक्यूलेटिंग वायर्स, लूप्स। अगर ये ना भी याद रहे तो आपको नीडल्स और टिप्स ऑफ फोर्सेप्स याद रहेगा तो सही है। वैसे बात करते हैं हम इन ऑक्यूलेटिंग लूप की। ये क्या होता है, जब कल्चर मीडिया में कोई भी स्पेसिमन आता है, कोई भी सैंपल आता है, तो उससे हम किसी चम्मच से, किसी स्पून से, किसी और चीज़ से नहीं निकालते, हम इस इन ऑक्यूलेटिंग लूप से निकालते हैं सैंपल्स को। और इसमें क्या होता है, लूप में बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनको हम इस रेड हीट की हेल्प से, रेड हीट मेथड के हेल्प से स्टरलाइज करते हैं। तो इजी होगा आई थिंक। ड्राई हीट मेथड में हमने सबसे पहले क्या देखा, रेड हीट। रेड हीट में क्या करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को तब तक पकड़े रखना है जब तक वो रेड ना हो जाए। ऑब्जेक्ट्स आर हेल्ड इन द फ्लेम ऑफ अ बर्नर टिल दे बिकम रेड हॉट, वी आर अज्यूमिंग इट इज़ स्टरलाइज, इसका मतलब वो स्टरलाइज हो गए। नेक्स्ट है हमारा फ्लेमिंग। फ्लेमिंग बहुत ईजी, फ्लेमिंग भी सेम चीज़ है, बट इसमें क्या है, हमें ये नहीं देखना है कि वो रेड हो गया है कि नहीं, और ये बहुत कम सुपरफिशियली यूज़ किया जाता है, बहुत कम, क्योंकि इसमें स्टरलाइज अच्छे से नहीं हो पाता। ऑब्जेक्ट्स आर पास थ्रू फ्लेम विदाउट अलोइंग देम टू बिकम रेड हॉट। रेड हॉट, गरम, लाल होने से पहले, जब भी वो ऑब्जेक्ट गरम होगा तो वो लाल हो जाएगा। लाल होने से पहले ही हमें फ्लेम के ऊपर से बस क्या करना है, उसको पास करना है। अब ये हमें नहीं पता कि वो कितनी देर स्टरलाइज कैसे हो जाएगा, तो इसलिए इस मेथड को ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। और स्पोरिसाइडल, ये स्पोरिसाइडल नहीं होता, और अच्छे से बैक्टीरियाज, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिम्स है, उनको भी किल नहीं कर पाता, क्योंकि हम इस ऑब्जेक्ट में क्या करते हैं, इस मेथड में क्या करते हैं, हम बस ऑब्जेक्ट को पास करते हैं फ्लेम के ऊपर, किससे, बिफोर बिकम रेड हॉट, गर्म होने से पहले, रेड होने से पहले हम इसे हटा देते हैं। इसमें क्या हम यूज़ करते हैं, ग्लास स्लाइड्स, स्कैल्पल्स, माउथ ऑफ कल्चर ट्यूब। आप नॉर्मली ग्लास स्लाइड्स याद रखो, जो ग्लास स्लाइड्स हम यूज़ करते हैं लैब में, वो स्लाइड्स को बेसिकली ऐसे स्टरलाइज किया जाता है फ्लेमिंग मेथड के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा इंसिनरेशन। इंसिनरेशन हम बायोमेडिकल वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट में क्या होता है, फॉर एग्जांपल सॉइल लिनेन का लेते हैं। सॉइल लिनेन में क्या, जैसे कोई भी लिनेन या कोई भी ग्राउंड, हॉस्पिटल में जो ड्रेस होते हैं पेशेंट को दिए जाते हैं, या फिर वहाँ पे जो लीलन हम यूज़ करते हैं, उस लीलन पे क्या हो गया, बॉडी फ्लूइड्स गिर गई, बॉडी फ्लूइड्स में यूरिन हो सकता है, स्पूटम हो सकता है, तो ये सारी जो चीज़ें अगर गिर जाती हैं लीलन पे तो उसे हम सॉइल लीलन बोलते हैं। हल्का अगर होता है सॉइल तो उस लीलन को हम नहीं डिस्कार्ड करते, बट कोई भी बॉडी फ्लूइड्स अगर लीलन पे डिस्कार्ड हो जाता है, लीलन पे गिर जाता है, तो उस लीलन को हम इंसिनरेशन मेथड के थ्रू डिस्कार्ड करते हैं। इंसिनरेशन में है क्या, इंसिनरेशन मीन्स फायर। फायर क्यों लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, फायर का मतलब ये है कि इंसिनरेशन मेथड में हम कोई भी जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है उसे हम ये राख में बदल देते हैं, जलाकर राख में बदल देते हैं। बस सिंपल सा ये आप लोग याद रखो। इंसिनरेशन मीन्स फायर, इनइफेक्टिव मटेरियल इज रिड्यूस टू एसेस बाय बर्निंग। जला करके राख कर देते हैं, और जिसकी वजह से हमारा जो भी ये
इन्फेक्शन होने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करने वाले होते हैं, बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं, हमारी बॉडी के लिए सही नहीं होते हैं, हॉस्पिटल के लिए भी, तो इसलिए हम इन्हें डायरेक्ट जला देते हैं और उस मेथड को हम बोलते हैं इंसिनरेशन। इंसिनरेशन मीन्स फायर इनफेक्टिव मटेरियल इज रिड्यूस टू एसेस बाय बर्निंग, जला करके ख़त्म कर देते हैं। क्या क्या आ गया इसमें, सॉइल ड्रेसिंग, लीलन, एनिमल टिश्यू, ईटीसी। बायोमेडिकल वेस्ट में जो येलो बीन का जो भी येलो बीन में हम डिस्कार्ड करते हैं उसको बेसिकली हम इंसिनरेशन मेथड के थ्रू ही डिस्कार्ड रिमूव करते हैं। तो इंसिनरेशन आपको याद रखना। अभी तक हमने ड्राई हीट में रेड हीट देखा। रेड हीट में क्या कर रहे थे, बस हम ऑब्जेक्ट को जब तक गर्म ना हो जाए तब तक वहाँ से हटाना नहीं है। तो उसमें हमारा एग्जाम्पल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल याद होंगे आपको, तो आप लाइन में लिख सकते हो बना करके। एग्जाम्पल उसमें क्या था हमारा, नीडल्स था, टिप ऑफ फोर्सेप्स था, इनऑक्यूलेटिंग लूप्स थे। उसके बाद हमने देखा था फ्लेमिंग में हम बेसिकली स्लाइड्स को फ्लेम के ऊपर से पास करते हैं रेड होने से पहले। इंसिनरेशन में क्या है, इंसिनरेशन में जो भी इनफेक्टिव फैक्टिव मटेरियल है जो हमारी बॉडी के लिए इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं उसे हम क्या करते हैं, या डायरेक्ट आप लिख सकते हो बायोमेडिकल वेस्ट में येलो बीन का जो वेस्ट होता है उसे रिड्यूस करते हैं टू एस बाय बर्निंग। और इसमें क्या क्या आ गया हमारा, सॉइल ड्रेसिंग, लीलन, एनिमल टिश्यू, ईटीसी। यहाँ पे मैंने इंसिनरेटर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब कि एक बड़ा सा एरिया बनाया जाता है, या फिर एक इंसिनरेटर इंस्ट्रूमेंट भी होता है जिसमें टेम्परेचर क्रिएट किया जाता है लगभग 2000 तक, 2000 डिग्री सेल्सियस, और उसमें फिर फायर क्रिएट करके इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा हॉट एयर ओवन, ड्राई हीट का सबसे लास्ट मेथड है। इसमें क्या कहते हैं, दिस एयर इज़ यूज फॉर ग्लास आर्टिकल्स में, बेसिकली ये ग्लास आर्टिकल्स के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे ग्लास सिरिंज। आर्टिकल्स आर प्लेस इनसाइड द इंस्ट्रूमेंट टू सेट द टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस एंड द टाइम फॉर 2 आवर, आफ्टर 2 आवर दैट इज स्टरलाइज। इसमें क्या हो जाता है, इसमें बेसिकली अलार्म बजता है। हॉट एयर ओवन एक मशीन होता है जो हॉस्पिटल में पड़े होते हैं, उसमें हम जो भी ग्लास आर्टिकल्स हैं उनमें स्लाइड्स बने होते हैं अलग अलग, उस पर उसमें हम अंदर प्लेस कर देते हैं, रख देते हैं। रखने के बाद उसमें जो टेम्परेचर होता है वो 160 डिग्री सेल्सियस होता है। उसमें 2 घंटे के लिए छोड़ते हैं और 2 घंटे के बाद उसमें खुद ही अलार्म बजता है। अलार्म बजते ही हमें पता लग जाता है कि जो भी हमने आर्टिकल्स अंदर रखे हैं वो स्टरलाइज हो चुके हैं। तो हॉट एयर ओवन में आप ग्लास आर्टिकल्स लिख सकते हो। बेसिकली अगर आपको कोई स्पेसिफिक एग्जांपल लिखना है तो आप लिख लो उस पर ग्लास सिरिंज, जो ग्लास सिरिंज होते हैं। तो ड्राई हीट में हमने कौन सा मेथड उठाया था, स्टरलाइजेशन मेथड में 2 मेथड है, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड में। फिजिकल मेथड में सबसे पहला हमने देखा था सनलाइट, जो कि नेचुरल था। सेकंड हम देख रहे हैं हीट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। हीट में हमने 2 टाइप देखे, ड्राई हीट और मोस्ट हीट। ड्राई हीट का हमने सबसे पहले देखा रेड हीट, उसके बाद फ्लेमिंग, और तीसरा था हमारा इंसिनरेशन, चौथा हमारा क्या था, हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन में क्या कर रहे हैं, हम ये यूज़ करते हैं बेसिकली किसको, ग्लास आर्टिकल्स को स्टरलाइज करने के लिए। ग्लास जो भी आर्टिकल्स है उसको प्लेस्ड इनसाइड द इंस्ट्रूमेंट्स टू सेट टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर सेट करना है हमें, 160 डिग्री सेल्सियस। कितने टाइम के लिए, 2 घंटों के लिए। और आफ्टर 2 आवर क्या हो जाता है, हमारे ऑब्जेक्ट जो भी है स्टरलाइज हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखे, एक बार हम रिपीट जो किए हैं इस चीज़ को। ड्राई हीट में क्या है, ड्राई हीट में हमने रेड हीट में आपका एग्जांपल क्या हो गया, इनऑक्यूलेशन ट्यूब, नीडल्स, टिप ऑफ फोर्सेप्स। फ्लेमिंग में क्या एग्जांपल आ जाएगा, स्लाइड्स, ग्लास स्लाइड्स। इंसिनरेशन में सॉइल, लीलन, एनिमल स्किन, टिश्यू। हॉट एयर ओवन में ऑल ग्लास ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं मोस्ट हीट। तो मोस्ट हीट में हमने 3 देखा था, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड अबोव 100 डिग्री सेल्सियस। बिलो 100 डिग्री सेल्सियस में हमारा सबसे पहला आता है पॉस्चुराइजेशन। पॉस्चुराइजेशन एक मेथड है जिसको हम मिल्क को स्टरलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। मेथड्स फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ मिल्क, किल 90% ऑफ द बैक्टीरिया बट नॉट स्पोर। ये स्पोर्स को नहीं मार पाता, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है याद रखना। ये स्पोर्स को नहीं ख़त्म कर पाते। 90% जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं उसमें वो ख़त्म हो जाते हैं, बट स्पोर्स नहीं ख़त्म होते। तो इसमें 2 मेथड है, होल्डर मेथड एंड फ्लैश मेथड। होल्डर मेथड में क्या होता है,
हम जो टेम्परेचर है वो क्रिएट करते हैं 63 डिग्री सेल्सियस। देखो आप खुद ही बिलो 100 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि बिलो 100 डिग्री सेल्सियस में हम ये मेथड एग्जांपल देख रहे हैं। तो होल्डर मेथड में जब हमारे पास टाइम होता है अच्छा खासा, उस टाइम पे हमें जब करना होता है पास्चुराइजेशन, तो हम 63 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर क्रिएट करके आधे घंटे में कर लेते हैं। बट कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता है तो हम फ्लैश्ड मेथड को यूज़ करते हैं, जिसमें हम 9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, 72 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और ये कितने टाइम में हो जाता है? 15 to 20 सेकेंड्स, नॉट मिनट्स, सेकेंड्स। बस 9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से ये 15 से 20 सेकंड में तुरंत स्टरलाइज हो जाता है। तो पास्चुराइजेशन क्यों यूज़ करते हैं? पास्चुराइजेशन स्टरलाइज मिल्क को स्टरलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें 90% बैक्टीरिया मर जाते हैं, बट स्पोर्स को हम ख़त्म नहीं कर पाते। 2 मेथड होते हैं इसमें, फ्लैश मेथड एंड होल्डर मेथड। होल्डर मेथड में हम 63 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर यूज़ करते हैं फॉर 30 मिनट के लिए, जबकि फ्लैश मेथड में हमारा कितना हो जाता है? 72 डिग्री सेल्सियस पे हम कर देते हैं 15 से 20 सेकंड के अंदर, जब टाइम नहीं होता तब। और फिर हम इसे तुरंत जल्दी से ठंडा करते हैं लगभग 13 डिग्री सेल्सियस पे, और फिर क्या हो जाता है कि हमारा पॉस्चराइजेशन कंप्लीट हो जाता है। इंस्पिरेशन में क्या है? दिस मेथड इज़ यूज टू स्टरलाइज कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं सिंपल कल्चर मीडिया, दूसरे होते हैं वैसे कल्चर मीडिया जिसमें हम एग सीरम और ब्लड का यूज़ करते हैं। अगर हम माइक्रोबायोलॉजी में जाएँ तो हम कल्चर मीडिया में एनरिच्ड और एनरिचमेंट ऐसे हमारे टाइप्स हैं कल्चर मीडिया के। तो एनरिचमेंट कल्चर मीडिया में हम देखते हैं कि कल्चर मीडिया में हम क्या यूज़ करते हैं न्यूट्रिएंट के लिए, एग, ब्लड, सीरम, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ करवाते हैं। तो वैसे कल्चर मीडिया को अगर हमें स्टरलाइज करना हो तो वो हम इंस्पिरेशन के थ्रू करते हैं। इसमें भी एक मशीन होती है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर जो कल्चर मीडिया उसको डाल देते हैं और 80 to 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्रिएट होता है और वो अच्छे से स्टरलाइज हो जाता है। तो इंस्पिरेशन और एक आपको मिलेगा, एक हमें सेकंड में मिलेगा, 1 मिनट, हमने ऊपर एक नाम पढ़ा था, टिंडलाइजेशन। इंस्पिरेशन और टिंडलाइजेशन बिल्कुल सेम मेथड है, दोनों में कल्चर मीडिया को ही हम स्टरलाइज करते हैं। बट इसमें इन दोनों में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है? इंस्पिरेशन में बस हम 80 to 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्रिएट करते हैं, जबकि टिंडलाइजेशन में 100 डिग्री सेल्सियस पे क्रिएट करके हम स्टरलाइज कर सकते हैं। तो बेस्ट कौन हुआ? टिंडलाइजेशन, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो वो जल्दी से मर जाएंगे, जबकि इंस्पिरेशन में हम 80 से 85 डिग्री सेल्सियस पे उसके कंपेयर में कम किल कर पाएंगे। तो इसमें हम किसको स्टरलाइज करें? कल्चर मीडिया। कौन से कल्चर मीडिया को? जो एग सीरम ब्लड वाले कल्चर मीडिया, उनको कितना टेम्परेचर चाहिए होता है? 80 to 85 डिग्री सेल्सियस। अब आते हैं एट 100 डिग्री सेल्सियस पे। एट 100 डिग्री सेल्सियस पे सबसे पहला मेथड जो हमारा है बॉइलिंग। हमने बिलो 100 डिग्री सेल्सियस पे 2 मेथड देखे हैं, पास्चुराइजेशन, इंस्पिरेशन। इसमें हम क्या देखेंगे? एट 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 to 30 मिनट में किल मोस्ट ऑफ द वेजिटेटिव फॉर्म बट नॉट स्पोर्स किल। बॉइलिंग के थ्रू भी, बॉइलिंग एक बहुत पुराना मेथड है, घर पे भी हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, जब पानी गर्म करके पीते हैं, या घर पे जो पढ़े लिखे लोग भी नहीं हैं वो भी गर्म पानी करके फिर पीते हैं। क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरियाज होते हैं वो मर जाते हैं, बट स्पोर्स ख़त्म नहीं होते। तो ये इतना इफ़ेक्टिव मेथड नहीं है हॉस्पिटल्स के लिए, बट हम बॉइलिंग मेथड, कभी कभी हमारे पास टाइम नहीं होता तो हम जल्दी से बॉइलिंग मेथड यूज़ कर लेते हैं। तो बॉइलिंग मेथड में हम कितना टेम्परेचर क्रिएट करते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस, ये एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है। कितने टाइम के लिए करते हैं? 10 to 30 मिनट्स के लिए करते हैं, जिसमें वेजिटेटिव फॉर्म्स जो होते हैं जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, बट नॉट किल स्पोर्स। नॉट अ रिकमेंड मेथड फॉर सर्जिकल प्रोसीजर के लिए ये रिकमेंड मेथड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्पोर्स को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारा था। और दूसरा आपका टिंडलाइजेशन में सेम चीज़ आप लिख सकते हो कि कल्चर मीडिया जो एग सीरम ब्लड
वाले जो कल्चर मीडिया थे उसको स्टरलाइज किया जाता है, बट उसमें इंसिपिएशन में डिफरेंस क्या था, वहाँ पे 80 to 85 डिग्री सेल्सियस यूज़ कर रहे थे और टिंडलाइजेशन में हम 100 डिग्री सेल्सियस यूज़ करेंगे, बस दोनों में डिफरेंस इतना ही है। तो एट 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर आपको 2 मेथड लिखना होगा तो एक आप लिख सकते हो बॉइलिंग मेथड, और सेकेंड मेथड आप कौन सा लिख सकते हो, सेकेंड मेथड आपका है टिंडलाइजेशन। आगे देखते हैं हम अबव 100 डिग्री सेल्सियस। अबव 100 डिग्री सेल्सियस में क्या है, ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव क्या है, स्टरलाइजेशन बाय स्टीम अंडर प्रेशर। उसमें हम स्टीम क्रिएट करते हैं। स्टीम कैसे क्रिएट होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर के लिए प्रेशर चाहिए होता है हमें, प्रेशर के बाद इसमें लिक्विड ही होता है जिसको हम स्टीम में, वेपर में कन्वर्ट करते हैं, उससे स्टीम बनाते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर, होल्डिंग टाइम, ये 3 चीज़ अगर आप लिखते हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ऑटोक्लेव एक मशीन है जिसमें स्टीम अंडर प्रेशर, स्टीम प्रेशर के अंडर स्टीम क्रिएट करके स्टरलाइज्ड करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को। टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, 121 डिग्री सेल्सियस अबव 100 डिग्री सेल्सियस। क्यों, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस तो हम बॉइलिंग में भी यूज़ करते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल है, जो कि स्पोर्स को नहीं मार पाते, सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को ख़त्म तो कर देंगे, स्पोर्स नहीं मार पाएंगे, इसलिए हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं ताकि स्पोर्स भी ख़त्म हो जाए। तो 121 डिग्री सेल्सियस। एयर प्रेशर कितना होता है, 15 LBS, 15 पॉन्ड्स होते हैं। होल्डिंग टाइम 15 मिनट। तो ये हमारा एक था हमारा हॉट एयर ओवन, उसमें क्या था, उसमें हम कितना टेम्परेचर करा रहे थे, 160 डिग्री सेल्सियस। कितने टाइम के लिए कर रहे थे हम, हमारा टाइमिंग जो था 2 घंटे के लिए था। यहाँ पे हम 15 मिनट के लिए करेंगे, 15 पॉन्ड्स का प्रेशर दे करके 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्रिएट करेंगे और उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट हो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स को हम स्टरलाइज करेंगे। अब हमने देखा था टिंडलाइजेशन में, इंस्पिरेशन में कल्चर मीडिया। वो कल्चर मीडिया कौन से थे, एग, सीरम और ब्लड वाले। यहाँ पे कल्चर मीडिया आपके सिंपल कल्चर मीडिया होंगे, वो हम स्टरलाइज करेंगे ऑटोक्लेव के थ्रू। जितने भी रबर मटेरियल्स आ गए, एप्रोन, गाउन, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वो सारे कहाँ पे स्टरलाइज होंगे, ऑटोक्लेव के अंदर। नो ग्लास सिरिंज, बट जो भी ग्लास सिरिंज है वो हम हॉट एयर ओवन के अंदर स्टरलाइज करते हैं क्योंकि टूटने के चांसेस होते हैं। रेडिएशन में अल्फ़ा, बीटा, गामा रेज होते हैं, जिसमें से स्टरलाइजेशन के लिए हम बस गामा रेज का यूज़ करते हैं। गामा रेडिएशन क्या करता है, ये कोबाल्ट 16 सोर्स। कोबाल्ट 16 सोर्स एक मशीन होती है जिसमें हम ये रेज क्रिएट करते हैं। उसमें हमारा जो सोर्स होता है जिसके थ्रू ये रेज क्रिएट होता है वो कोबाल्ट 16 होता है जनरेट करके। और हम क्या करते हैं, इसको कोल्ड स्टरलाइजेशन कहा जाता है। कोल्ड स्टरलाइजेशन क्यों, क्योंकि इसमें हम कोई भी टेम्परेचर क्रिएट नहीं कर रहे हैं, कोई भी टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे हैं। हैज़ हाई पेनिट्रेशन पावर, किल द माइक्रो। गामा रेडिएशन जनरेटेड फ्रॉम कोबाल्ट 16 सोर्स। गामा रेडिएशन कहाँ से जनरेट कर रहे हैं हम, कोबाल्ट 16 सोर्स के हेल्प से। इट इज़ कॉल्ड कोल्ड स्टरलाइजेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी टेम्परेचर क्रिएट नहीं कर रहे हैं। रेडिएशन हैज़ हाई पेनिट्रेशन पावर, किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके पास पेनिट्रेशन पावर होता है। पेनिट्रेशन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के DNA जेनेटिक्स मटेरियल होते हैं उन्हें पेनिट्रेट करके ये किल कर देता है। एग्जाम्पल्स, डिस्पोजेबल आइटम्स। आखिर ये यूज़ कहाँ पे करते हैं हम, जो भी पैकेट्स आते हैं, कैनूला के पैकेट्स हो गए, कैथेटर्स के पैकेट्स हो गए, तो उन पैकेट्स को, उन डिस्पोजेबल जो आइटम्स होती हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए हम रेडिएशंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा डिसइंफेक्शन है। तो सबसे पहले हमने देख लिया फिज़िकल मेथड, और फिज़िकल मेथड में इतना काफ़ी है जितना अभी तक हमने पढ़ा। फिज़िकल मेथड में सबसे पहले स्टार्ट किया था हमने स्टरलाइजेशन से। स्टरलाइजेशन में हमने बेसिकली 3 टर्म्स देखे, डेफिनेशन ऑफ स्टरलाइजेशन, डेफिनेशन ऑफ डिसइंफेक्शन, डेफिनेशन ऑफ एंटीसेप्टिक। तीनों में क्या डिफरेंस है उसकी भी हमने बात कर ली थी। स्टरलाइजेशन मेथड में हमने बेसिकली 2 मेथड की बात की, फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में सबसे पहला मेथड हमारा नेचुरल मेथड था, सनलाइट। सेकंड हमारा हीट मेथड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। हीट में हमने ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट देखा। ड्राई हीट में भी हमने कौन कौन से देखे, ड्राई हीट में हमारा रेड हीट, फ्लेमिंग, इंसिनरेशन, और लास्ट हमारा हॉट एयर ओवन था। उसके बाद हमने मॉइस्ट हीट में 3 देखा, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड अबव 100 डिग्री सेल्सियस, इस पे बात की हमने। फिर हमने देखा रेडिएशन। रेडिएशन में क्या कर रहे थे हम, गामा रेज क्रिएट कर रहे थे। बाकी जो ओजोन और फिल्ट्रेशन है ये आप ऐसे बेसिकली पढ़ सकते हो, वो अटेम्प्ट करने के लिए इतना काफ़ी है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल मेथड्स की, और केमिकल मेथड ही हमारा डिसइंफेक्शन का टॉपिक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा होगा तो एक बार आप लोग लाइव तो नहीं आएंगे हम, बट कमेंट ज़रूर कर सकते हैं आप कि सेटिस्फाइड नोट है कि नहीं है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ और मैंने अपने अकॉर्डिंग सही से मेहनत लगा के इसको रेडी किया है। डिसइंफेक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे अल्कोहल। अच्छा, पहले हम यहाँ पे देखते हैं हमने लिखा क्या क्या है केमिकल मेथड में। केमिकल मेथड में हमने लिखा है अल्कोहल, एल्डिहाइड्स, फिनोल, हेलोजन्स, सॉल्ट्स, डाइज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इसमें से कुछ हम डिस्कस करेंगे जो हम देखते रहते हैं, याद हो जाता है नाम सुन के। सबसे पहले हमारा अल्कोहल। अल्कोहल में एग्जांपल्स हैं इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल, सेवलोन। ये क्या करते हैं हम इसको, जैसे थर्मामीटर को साफ़ करना हो, हैंड स्क्रब करना हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं अल्कोहल को, क्योंकि ये एक टाइप का एंटीसेप्टिक है। ये क्या है, ये एंटीसेप्टिक है। और एंटीसेप्टिक में हमने क्या पढ़ा था, एंटीसेप्टिक का डेफिनेशन कि ये माइक्रो ऑर्गेनिम्स को किल नहीं कर पाते, इनहिबिट कर देते हैं, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि अल्कोहल एज ए यूज़ ऑफ एंटीसेप्टिक, और एंटीसेप्टिक के बारे में लिख सकते हो। तो और वहाँ पे आपको एग्जांपल लिखना ज़रूरी है। अगर आप एग्जांपल लिखते हो तो वो आंसर ज़्यादा सही होगा। इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल और सेवलोन। नेक्स्ट है हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में दो एग्जांपल बहुत ज़्यादा देखे गए, फॉर्मेल्डिहाइड एंड ग्लूटारिल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड क्या करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड का आपने बार बार सुना होगा, ओटी में या वार्ड में यूज़ करते हैं हम फ्यूमिगेशन फॉर्म के थ्रू, जो कि हम गैसेस में पढ़ेंगे। फ्यूमिगेट करके हम वार्ड को स्टरलाइज करते हैं, जो भी एरियाज़ है वार्ड के, यूनिट्स हैं जितने भी, ओटी हो गया, तो उसमें हम फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ करते हैं। ग्लूटारिल्डिहाइड इफेक्टिव केमिकल फॉर किल द माइक्रोन स्टरलाइज मेटल इंस्ट्रूमेंट। जो भी मेटल इंस्ट्रूमेंट्स है उसको हम ग्लूटारिल्डिहाइड के थ्रू स्टरलाइज करते हैं। ये ग्लूटारिल्डिहाइड जो है ये हमारे स्किन पे उतना हार्मफुल नहीं होता हमारी स्किन के लिए। तो ये एल्डिहाइड्स के ये दो एग्जांपल हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लूटारिल्डिहाइड। अल्कोहल में तीन एग्जांपल बताए मैंने, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल। बस एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए। अल्कोहल में क्या है, अल्कोहल हमारे स्पोर्स को नहीं मार पाता क्योंकि वो एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक तो माइक्रो ऑर्गेनिम्स को भी 100% ख़त्म नहीं कर पा रहा, तो स्पोर्स कहाँ से ख़त्म करेगा। एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड स्पोर्स को मार देते हैं। हेलोजेंस में क्या है, आयोडीन और क्लोरीन। बीटाडीन का आपने नाम सुना होगा। बीटाडीन का यूज़ क्या करते हैं हम, बीटाडीन को यूज़ करते हैं अपने वुंड्स पे साफ़ करने के लिए, कहीं भी कटे फटे एरियाज़ को साफ़ करने के लिए, ड्रेसिंग के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं। तो हेलोजेंस में आयोडीन आपको उसी चीज़ में यूज़ हो रहा है। क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन वाटर प्योरीफिकेशन के लिए क्लोरीन को यूज़ करते हैं। तो बीटाडीन यूज फॉर क्लीन यून ड्रेसिंग एंड क्लोरीन यूज क्लीन वाटर। गैसेस में आ जाएंगे आपके फॉर्मेल्डिहाइड, जिसको हम गैस के फॉर्म में चेंज कर कन्वर्ट कर फ्यूमिगेशन के थ्रू वार्ड्स को स्टरलाइज करते हैं। फिनोल्स में हमारा कार्बोक्लिक एसिड, लाइजोल यूज्ड एंड डिसइंफेक्शन स्किन और अदर सरफेस एरिया टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये हम स्किन पे यूज़ करते हैं। डाइज में आपका एक्रिडिन, एक्रिनिल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी कैंसर, एंटी पैरासाइट। डाइज जो होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज जो होते हैं उनको किल करते हैं। इसमें दो डाइज का नाम दिया हुआ है, एक्रिडिन, एक्रिनल। तो आप बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन में इतना अगर अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हो तो काफ़ी है। जानबूझ के मैंने कम लिखा है, शॉर्ट लिखा है, ताकि हमें समझ में आ जाए। कंटेंट तो हम खुद लिख देंगे, टॉपिक क्लियर हो, बेसिक क्लियर हो, तो कंटेंट तो हम खुद ही लिख देंगे। एग्जांपल्स भी मैंने इसलिए बहुत ज़्यादा दिए हैं। तो एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं इसका। हमने देखा स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन। स्टरलाइजेशन में हमने बेसिक 3 टर्म्स देखे, स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन एंड क्या था आपका एंटीसेप्टिक। स्टरलाइजेशन में हमने 2 मेथड पढ़ा। पहला मेथड था आपका फिजिकल मेथड एंड सेकेंड मेथड क्या था, केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में हमने नेचुरली देखा सनलाइट, हीट मेथड। सब हीट आपको और कोई एग्जांपल पता हो चाहे ना हो, हीट मेथड आप यूज़ कर लो। हीट मेथड में ही हमने इतने पढ़ लिए हैं कि मेथड्स में और कोई मेथड याद रहे चाहे ना रहे उसको लिख देंगे, हो जाएगा। हीट मेथड में हमने दो मेथड देखा, ड्राई एंड मॉइस्ट। ड्राई में भी हमने किसकी बात की, रेड हीट की, फ्लेमिंग, इंसिनरेशन एंड हॉट एयर ओवन। 1 मिनट।
उसके बाद हमने देखा मॉइस्ट हीट मेथड में। तो मॉइस्ट हीट मेथड में हमारा क्या था, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस, अबोव 100 डिग्री सेल्सियस। उसमें आपको एग्जांपल्स पता होना चाहिए कि जो भी हम जैसे पास्चुराइजेशन में मिल्क को क्रिस्टलाइज कर रहे हैं, इंस्पीशिएशन में हम कल्चर, इंस्पीशिएशन और टिंडलाइजेशन में कल्चर मीडिया को कर रहे थे। कौन से कल्चर मीडिया, एग, सीरम, ब्लड वाले। सिंपल कल्चर मीडिया को किस में कर रहे थे, ऑटोक्लेव में। ऑटोक्लेव में टेम्परेचर कितना होता है, 160 डिग्री सेल्सियस। कितने घंटे के लिए करते हैं, 2 घंटे के लिए। आपका उसका सॉरी ऑटोक्लेव में नहीं था, हॉट एयर ओवन में था। हॉट एयर ओवन में हम ये जो भी टेम्परेचर हमने देखा 160 डिग्री सेल्सियस 2 घंटा, वो वहाँ पे यूज़ करते हैं। बाकी ऑटोक्लेव में जो है 15 पॉइंट का हम प्रेशर यूज़ करके 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्रिएट करते। कितने टाइम के लिए होल्ड करते, 15 से 20 मिनट के लिए। बॉइलिंग में कितना टेम्परेचर था हमारा, 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि स्पोर्ट्स को नहीं मारता, तो इतना इफेक्टिव नहीं है। ड्राई हीट हमारा हो गया। उसके बाद हमने रेडिएशन देखा था। रेडिएशन में कौन सा रेडिएशन था, गामा रेडिएशन। कौन से मटेरियल्स को, कैनुलाज और कैथेटर्स के जो पैकेट्स होते हैं, डिस्पोजेबल वेस्ट होते हैं, उसको यूज़ करते हैं। इंसिनरेशन मेथड्स कहाँ यूज़ करते हैं, बायो मेडिकल वेस्ट के लिए। येलो बीन में जो वेस्ट होते हैं उनको इंसिनरेशन मेथड के थ्रू ख़त्म किया जाता है। रेड हीट में कौन सा होता है आपका, नीडल्स या फोर्सेस टिप को जो भी है वहाँ पे स्टरलाइज करते हैं। तो बेसिकली हमने सबकी बात कर ली है। डिसइंफेक्शन में आपको अल्कोहल, एल्डिहाइड्स, इनके एग्जांपल्स पता होना चाहिए, फिनोल्स, डाइज, और क्या था हमारा उसमें। तो ये चीज़ें हैं बस आपके। और अगर आपको PDF चाहिए होगा तो टेलीग्राम का लिंक मैं डाल दूँगी, वहाँ पे ग्रुप है, तो वहाँ पे मैं डायरेक्ट सेंड कर दूँगी। तो यूट्यूब के थ्रू आप जा सकते हैं। और प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक बार कमेंट में ज़रूर लिखा करिए, जो भी प्रॉब्लम होता है उससे मुझे क्लियर होता है कि नेक्स्ट टाइम से मुझे कैसा वीडियो बनाना है। थैंक यू। आज हमने बहुत टाइम के बाद स्टार्ट किया था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।